हेलो फ्रेंड्स, आप सबका गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 भूगोल विषय के अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है उनकी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा पक्षी है जो संकटापन्न प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जिसके लिए जैव विविधता सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसका जवाब होगा मनुष्य। अगला, काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीव है। यानी जो काला हिरण है वो निम्नलिखित में से किस प्रजाति में शामिल है। तो जो काला हिरण है वो लुप्त प्रजातियों में शामिल हो चुका है। ठीक है, काला हिरण लुप्त प्रजातियों में शामिल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करती है। यानी विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों का अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, वो कौन करती है। तो उसके लिए एक संस्था बनी हुई है IUCN, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। ये उसकी फुल फॉर्म है और इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है इसकी IUCN। ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है। यानी 1952 में भारत इनमें से किस जीव को विलुप्त घोषित कर चुका है कि वो यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। तो वो कौन सा जीव है? एशियाई चीता। ठीक है, एशियन टाइगर। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है। यानी भारत में वन और वन्य जीव संसाधन है उनका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करने का जो प्रमुख कार्य है वो कौन करता है। तो वो करता है वन विभाग, भारतीय वन विभाग। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो सन 1973 में की गई थी। ठीक है, बाघ परियोजनाओं की जो पूरी लिस्ट है कि भारत में वर्तमान में कौन कौन सी बाघ परियोजनाएं संचालित है और उनकी शुरुआत की कब की गई थी, वो उसकी पूरी PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप उसे डाउनलोड जरूर कर ले, जिसमें संपूर्ण भारत में चलाई जाने वाली बाघ परियोजनाओं की दिनांक से लेकर उनके नाम और स्थान सभी की पूरी जानकारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर परमानेंट फॉरेस्ट के रूप में सबसे बड़ा एरिया स्थित है। तो वो है आपका मध्य प्रदेश, MP। अगला, हिमालयन यव क्या है। तो हिमालयन यव एक प्रकार का औषधीय पौधा है जिससे क्या प्राप्त होता है, टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है। कौन सा? टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है और इस रसायन का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। किसके इलाज में? कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो ये इस पादप का नाम क्या है? हिमालयन यव। काफी इंपॉर्टेंट है और यह एक औषधीय पौधा है। अगला, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और किसी समुदायों के स्वामित्व में होती है उसे क्या कहते हैं। तो ऐसी भूमि को कहा जाता है अवर्गीकृत वन। जो या तो वन होती है या बंजर भूमि होती है, लेकिन वो सरकार के कंट्रोल में भी हो सकती है, किसी व्यक्ति के कंट्रोल में भी हो सकती है और किसी स्थानीय समुदाय के कंट्रोल में भी हो सकती है। तो ऐसी भूमि को कहा जाता है अवर्गीकृत वन। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक विलुप्त प्रजाति है जो कि विलुप्त हो चुका है। तो वो है एशियाई चीता। 1952 के अंदर ही भारत सरकार ने इसे विलुप्त घोषित कर दिया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है। स्थानिक जाति का मतलब है एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों को स्थानिक प्रजाति के जीव कहा जाता है। तो वो जीव है आपका निकोबारी कबूतर, जो केवल अंडमान निकोबार पर ही पाया जाता है। अगला, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि चिपको आंदोलन भारत के कौन से राज्य में चलाया गया था। मैंने पिछली क्लास में बताया भी था चैप्टर 1 के MCQ में। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि चिपको आंदोलन कहां पर चलाया गया था। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था
वो था वनों का संरक्षण यानी वनों को बचाना था। अगला, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहां पर? राजस्थान में स्थित है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। और राजस्थान के कौन से जिले में? तो राजस्थान के भरतपुर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है पक्षियों की चरण स्थली के रूप में। किसके लिए? पक्षियों की चरण स्थली के रूप में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, कहां पर स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान का जिला कौन सा है? भरतपुर। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षियों की शरण स्थली के लिए, यानी यहाँ पर अलग अलग मौसम में विदेशों से अलग अलग प्रजाति के जीव यहाँ पर ठहरने के लिए, कुछ समय तक रहने के लिए आते हैं। अगला, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी बंगाल में है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रसिद्ध किसके लिए है। ठीक है, और जितने भी भारत के अंदर राष्ट्रीय पार्क है, लगभग 105 राष्ट्रीय पार्क है, उस सब की पीडीएफ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर ले और वहां से सभी जितने भी भारत के अंदर राष्ट्रीय पार्क है वो सब आप अच्छे से तैयार कर लें। उम्मीद करता हूं आपके लिए वो लिस्ट और पीडीएफ उपयोगी साबित होगी। आगे बढ़ते हैं। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो बीज बचाओ जो आंदोलन है वो टिहरी गांव के किसानों के द्वारा, टिहरी कहां पर है? टिहरी यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में है। तो टिहरी के किसानों के द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का क्या करना था? उत्पादन करना था। और इस वजह से बीज बचाओ जो आंदोलन है वो किया गया था। यानी टिहरी के किसान ये चाहते थे कि वो जितनी भी फसलों का उत्पादन करेंगे उसमें किसी भी प्रकार के केमिकल युक्त खाद्य पदार्थ का जो उपयोग है वो नहीं करेंगे, यानी बिना केमिकल के ही फसलों का उत्पादन करेंगे। और इसे ही कहा गया था बीज बचाओ आंदोलन। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती है? तो उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियां है वो शादी के समय इमली और आम वृक्ष की पूजा करती है। अगला, राजस्थान के अलवर जिले में के 5 गांवों के लोगों ने लगभग 1200 हेक्टेयर भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी। इसका उद्देश्य क्या था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उद्देश्य था शिकार पर रोक लगाना और बाहरी लोगों की जो घुसपैठ थी उस घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अलवर जिला है राजस्थान का और सेंचुरी का नाम क्या है? भैरवदेव डाकव सेंचुरी। अगला, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात इनको नुकसान नहीं हो रहा है? तो वो है पशुचारण और ईंधन लकड़ी को एकत्रित करना। इससे बहुत कम मात्रा में या न के बराबर प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात को नुकसान हो सकता है। बाकी कृषि प्रसार के कारण हो सकता है, वृहत स्तरीय विकास परियोजनाओं के कारण बहुत नुकसान होता है, और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण भी वनों और वन्य जीवों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अगला, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? यानी इनमें से वन संरक्षण का ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें समुदायों की सीधी भागीदारी शामिल नहीं होती है? तो वो है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। यानी जब एक क्षेत्र को वन्य जीव पशु विहार घोषित कर दिया जाता है, एक सेंचुरी रिजर्व कर दिया जाता है, तो वहां पर समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं होती है, वो सरकार के कंट्रोल में होता है। अगला, निम्नलिखित प्राणियों और पौधों का उनके अस्तित्व के वर्ग के साथ मेल करना है। एक तरफ लिखा है जानवर और पशु और दूसरे भाग में लिखा है अस्तित्व, तो हमें इनका आपस में मिलान करना है। तो देखें, हमने इधर मिलान कर रखा है। काला हिरण ये संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है, एशियाई हाथी सुभेद श्रेणी में, अंडमान जंगली सुअर ये स्थानिक प्रजाति में, हिमालयन भूरा भालू ये दुर्लभ प्रजाति में, और गुलाबी सिर वाली बतख है ये लुप्त प्रजाति में शामिल हो चुकी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर देख ले क्योंकि इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अगला, निम्नलिखित का मेल करें। आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और रक्षित वन क्या होते हैं, इनका आपस में क्या करना है, उनकी परिभाषाओं के साथ मिलान करना है। तो देखिए क्या होते हैं। आरक्षित वन का मतलब है वन और वन्य जीव संसाधन, यानी वे वन और वन्य जीव संसाधन जो संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक क्या है, मूल्यवान वन है, वो कहलाते हैं आरक्षित वन, जहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। दूसरा है रक्षित वन, यानी ऐसे वन या ऐसे वन भूमि जो और अधिक शरण से बचाई जाती है, यानी जिसको और अधिक नुकसान होने से बचाया जाता है, उसे रोका जाता है, वो है रक्षित भूमि। और तीसरा प्रकार है अवर्गीकृत वन, तो सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन्य और बंजर भूमि जिसमें लोगों को आने जाने और पशुचारण की छूट होती है, उसे कहते हैं अवर्गीकृत वन।
यानी भारत में वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा भारत में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण स्तनपायी जानवर है? भारत में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्तनपायी जानवर कौन सा है? तो वो है आपका हाथी, एलिफेंट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका असम में है। ठीक है, नोट डाल के मैंने वही लिखा है कि भारत के सभी 105 राष्ट्रीय उद्यान की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाकर आप उसे डाउनलोड जरूर कर ले। आगे बढ़ते हैं, कौन से राज्य के पास गांव में लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाका अभ्यारण्य को घोषित कर दी है? मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले, राजस्थान। जिला कौन सा है? अलवर। ठीक है, वहां के लगभग 5 गांवों के लोगों ने कितनी, लगभग 1200 हेक्टेयर भूमि किसके लिए? वन्य जीवों के लिए भैरवदेव डाका अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर दी या सुपुर्द कर दी। अगला, पश्चिम बंगाल में बक्सा या कहीं पर लिखा हुआ है बुक्सा टाइगर रिजर्व किसके कारण गंभीर खतरे में है? किसके कारण है? तो वहां पर डोलोमाइट का खनन किया जा रहा है, उसकी वजह से ये टाइगर रिजर्व खतरे में आ गया है। वन्य जीव सुरक्षा कानून कब बनाया गया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में सर्वप्रथम वन्य जीव सुरक्षा कानून 1972 के अंदर बनाया गया था। अगला, भारत में सर्वप्रथम कौन से अभ्यारण्य को बाघ परियोजना के रूप में घोषित किया गया था? भारत के अंदर सर्वप्रथम कौन से अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था? तो वो था आपका जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य। कौन सा था? जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य। वही नोट डाल के मैंने लिखा हुआ है कि बाघ परियोजनाओं की पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। भारत में लगभग अभी वर्तमान में 53 बाघ परियोजनाएं संचालित है, तो उनकी पूरी पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप सभी जितने भी बाघ परियोजना संचालित है उनकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला, कौन से वृक्ष से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है? तो वो वन कौन सा है? फिर वो वृक्ष कौन सा है? हिमालयन यव। और टक्सोल का उपयोग किसके इलाज में होता है? कैंसर जैसी बीमारी के इलाज में किया जाता है। अगला, राजस्थान का कौन सा ग्रामीण समुदाय वन्य जीवों और पेड़ों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। और वो कौन सा समाज है? वो विश्नोई समाज है। आप सबने नाम भी सुना होगा, अमृता देवी विश्नोई। क्या नाम सुना होगा? अमृता देवी विश्नोई, जिसने पेड़ पौधों के लिए क्या कर दी थी? अपनी जान गंवा दी थी। और उसके साथ साथ विश्नोई समाज के लगभग 363 लोगों ने पेड़ों से लिपट कर अपनी जान दे दी थी। और आज भी उनकी स्मृति में प्रति वृक्ष विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। कहां पर भरता है? राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में। कहां पर? राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में प्रति वर्ष क्या भरता है? वृक्ष मेला भरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग किसी विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो जातियां है वो क्या कहलाती है? तो उन्हें स्थानिक जातियों के नाम से जाना जाता है, जो पर्टिकुलर एक विशेष एरिया में ही पाई जाती है। अगला, किस कारण से पूर्वोत्तर भारत, जो आपका पूर्वी और उत्तरी भारत है, उसमें वनों का निम्नीकरण यानी वनों का नुकसान हुआ है या वनों के क्षेत्र में कमी हुई है? उसका कारण क्या है? उसका कारण है स्थानांतरण कृषि। ठीक है, अगला, भारत में कितनी पादप प्रजातियां, पादप जातियों के लुप्त होने का खतरा है? तो लगभग 1500 पादप प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर है। उड़ीसा और बिहार की जनजातीय शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती है? तो वो इमली और आम की पूजा करती है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1997 से सघन वनों के क्षेत्र में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है? जो कि काफी अच्छी बात है। लगभग 10,098 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। निम्न में से कौन सुभेद जातियां है? यानी निम्न में से सुभेद जातियों के अंदर कौन सा जीव शामिल है? नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी किसमें है? सुभेद प्रजातियों में शामिल है। आगे, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है वो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। भारत में 1951 से 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है? यानी 1951 से लेकर 1980 तक कितनी वन क्षेत्र को या वन भूमि को किसमें कन्वर्ट किया गया है? कृषि क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वो है लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर की जो वन भूमि थी उसको कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है?
तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का जिला कौन सा है? अलवर, सॉरी भरतपुर। कहां पर है? भरतपुर में सरिस्का। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका अलग अलग तरह के जो वन्य जीव है, हिरण वगैरह, छिंकारा, और उनके लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा था? 1952 में जो नदी घाटी परियोजना है उनके कारण कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा? तो इसका जवाब है 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो वो कौन सा है? चीता है सबसे तेज स्तनधारी प्राणी, जिसकी स्पीड लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है मैक्सिमम। अगला, सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है? तो सामान्य जातियों का मतलब है कि जितने भी जीव हैं उनकी इतनी जीवित संख्या जितनी जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, और दूसरा जिनके लुप्त होने का खतरा भी बना हुआ है। ये दोनों ही प्रकार की जो जातियां हैं, एक तो है जीवों की ऐसी संख्या, यानी ऐसे जीव जिनकी संख्या सामान्य जीवित रहने के लिए जितनी जरूरी है उतनी उपलब्ध भी है और उनके लुप्त होने का खतरा भी बना हुआ है, तो ऐसे जीवों को सामान्य जातियों में समझा जाता है। तो ए और बी ऑप्शन दोनों ही सही है। अगला, एशियाई चित्ता और गुलाबी सिर वाली बतख किन उपजातियों में शामिल है? तो एशियाई चित्ता को 1952 के अंदर ही विलुप्त प्रजाति के अंदर शामिल कर लिया गया था। अगला, दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण से हुई है? तो उसका कारण है कि वहां पर लोग सागवान का एकल रोपण को क्या कर रहे हैं? प्राथमिकता दे रहे हैं, यानी वो अधिक से अधिक केवल सागवान के वृक्षों का ही रोपण कर रहे हैं। इस प्रकार से जो अन्य तरह के पेड़ है, अन्य प्रकार के जो पेड़ और वन है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। औषधीय पौधा कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? औषधीय पौधे कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो औषधीय पौधे पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला, टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका जवाब है कैंसर। कहां से निकाला जाता है? हिमालयन यव से। कहां से निकाला जाता है? हिमालयन यव नामक वृक्ष की पत्तियों, छाल और उसके जड़ों से, वहां से क्या किया जाता है? टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसाधनों का असमान बंटवारा, सही बात है, असमान उपयोग और रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता, तो तीनों ही कारण हैं जो कि पर्यावरण विनाश के लिए क्या है? जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। भारत में लगभग कितने प्राकृतिक वन समाप्त हो चुके हैं? तो लगभग आधे से अधिक जो प्राकृतिक वन है वो भारत में समाप्त हो चुके हैं। वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार बताइए। तो वन और वन्यजीव संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ये तीनों ही वन्य और वन्यजीव संसाधन के प्रकार है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला, दुर्लभ जातियां कौन सी होती है? तो एक तो ऐसे जीव जिनकी संख्या बहुत कम होती है, और दूसरा विषम परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन नहीं होता और धीरे धीरे वो संकटग्रस्त बन जाती है। तो ऐसे सारे ही जीव किसमें शामिल है? दुर्लभ जातियों में शामिल है। अगला, एशियाई चीता की जाति को भारत में कब लुप्त घोषित कर दिया गया? तो सन 1952 के अंदर ही एशियाई चीता को क्या कर दिया गया? भारत में लुप्त प्रजातियों में शामिल कर दिया गया था। काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी का जीव है? तो काला हिरण लुप्त प्रजाति के अंदर शामिल है। भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो लगभग 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना का नाम बताइए। तो उसका नाम है टाइगर प्रोजेक्ट, और भारत में वर्तमान में लगभग 53 टाइगर प्रोजेक्ट संचालित है और उसकी पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आगे, टक्सोल नामक रसायन पेड़ों के किस भाग से प्राप्त होता है? पेड़ों की छाल से, पत्तियों से, टहनियों से, तो सभी भागों से टक्सोल नामक रसायन का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। कहां से प्राप्त होता है? हिमालयन यव वृक्ष से। अगला, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी प्रजाति के पेड़ सूख गए हैं? तो हिमालयन यव के जो वृक्ष हैं वो सूख गए हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो सर्वप्रथम 1973 में बाघ परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। अगला, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जीवों के आवास का विनाश, सही बात है, जंगली जानवरों को मारना, पर्यावरण प्रदूषण, तो ये तीनों ही कारण जैव विविधता के विनाश होने के लिए जिम्मेदार है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। धरातलीय जल क्षेत्र कितने प्रतिशत प्रदूषित है? यानी धरातल पर मौजूद जो जल का क्षेत्र है वो कितने % प्रदूषित है? तो लगभग 70% जो जल का एरिया है वो प्रदूषित है। पेड़ पौधों की कटाई से संबंधित अधिक नुकसान किन प्रजातियों को हुआ है? वनस्पति को, वन्य जीव जातियों को? तो दोनों को ही सबसे अधिक नुकसान हुआ हो, चाहे वो वनस्पति हो या वन्य जीव हो। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अवर्गीकृत वन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक विलुप्त प्रजाति है? तो एशियाई चीता विलुप्त प्रजाति के अंदर शामिल है। भारत में कितनी वनस्पति की उपजातियां, वनस्पतियों की उपजातियां भारतीय मूल की है? तो लगभग 15,000 वनस्पति की जो उपजातियां है वो भारतीय मूल की है। उपनिवेश काल में भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान किस कारण से हुआ है? किस कारण से हुआ है? तो रेल लाइन के कारण, सही बात है। व्यवसाय के कारण, वाणिज्य वानिकी के कारण। तो उपयुक्त तीनों कारणों से वनों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है उपनिवेश काल में, यानी ब्रिटिश शासन के दौरान। भारत में वनस्पतियों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो लगभग 47,000 प्रजातियां पाई जाती है। निम्न में से संकटग्रस्त जातियां कौन सी है? तो इनमें से काला हिरण, गैंडा और शेर, मणिपुरी हिरण, ये सभी प्रकार के जो जीव हैं वो संकटग्रस्त जातियों में ही शामिल हो चुके हैं। भारत में सरीसृपों और जल स्थल चरों की कितनी जातियां लुप्त होने की कगार पर है? तो 15 तो सरीसृपों की प्रजातियां हैं और 3 प्रजातियां जल स्थल चरों की है, जो जल और स्थल दोनों भागों पर रहते हैं। ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। अगला, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो ये MP में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना केरल राज्य में है? तो जो पेरियार बाग परियोजना है वो केरल राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैंडा का राज्य कहा जाता है? वो राज्य है आपका असम राज्य। अगला, टैनिन किससे प्राप्त होता है? तो टैनिन है वो मैंग्रोव से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? मैंग्रोव वनों से प्राप्त होता है। चंदन के वन कहां पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक चंदन के वन कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। गुजरात के गिर वन में कौन सा जानवर मिलता है? तो सिंह, जिसे हम भाग कहते हैं, सॉरी भाग अलग है, सिंह जिसे हम लोयन कहते हैं, वो लोयन कहां मिलते हैं? गुजरात के गिर जंगलों में देखने को मिलते हैं। सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? यानी ऐसे वन जो सदैव हरे भरे होते हैं वो भारत के किस भाग में पाए जाते हैं? तो वो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र है। भारत का पहला जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया था, तो वो किया गया था नीलगिरी में। ठीक है, जैव आरक्षण क्षेत्र है वो पहला जैव आरक्षण क्षेत्र नीलगिरी के अंदर विकसित किया गया था। भारत की लगभग कितनी भूमि पर वनों का विस्तार है? तो लगभग 6.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार मौजूद है। इनमें से कौन वन और वन्य प्राणियों के विनाश का कारण नहीं बनता है? तो कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि ये वनों के विनाश का कारण है, सही बात है। बड़े पैमाने पर विकास कार्य होना, पशुचारण और लकड़ी कटाई, ये भी इनके विनाश का कारण है। तो जो व्यापार की वृद्धि है, व्यापार की वृद्धि वन और वन्य प्राणियों के विनाश का कारण नहीं बनती है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 2 के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स थे उनकी चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और सभी प्रकार के नोट्स और स्टडी मटेरियल है तो आप मेरे टेलीग्राम गोविंद लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी प्रकार के PDF और नोट्स आसानी से मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।